तो बेटा आज हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्रोडक्शन फंक्शन। सबसे पहले हम प्रोडक्शन फंक्शन जाने इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर प्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि प्रोडक्शन क्या होता है। तो प्रोडक्शन की डेफिनेशन जैसे कि आपको यहाँ पे डिफाइन करके मैंने दिया हुआ है कि कंबाइनिंग इनपुट इन ऑर्डर टू गेट द आउटपुट इज प्रोडक्शन। मतलब हमें क्या करना होगा, हमें कुछ इनपुट को इन्वॉल्व करना होगा। ठीक है, हमें कुछ इनपुट को इन्वॉल्व करना होगा और उसके बदले में हमें क्या मिलेगा, उसके बदले में हमें आउटपुट मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा हम लोग ये मान लेते हैं कि हमें बिस्किट मैन्युफैक्चर करना है। तो बिस्किट मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, हमें रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी, हमें किसी जगह की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम क्या क्या इनपुट उसमें इन्वॉल्व करें और उसके बदले में हमें क्या आउटपुट मिलने वाला है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा प्रोडक्शन। ना इसके बाद अगर हम लोग ये डिफाइन करें कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब क्या है, इट इज़ अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। मतलब हमें यहाँ पे ये डिसीजन लेना है, रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इन अ गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। देखो टेक्नोलॉजी तो हमारी डिफाइन होगी, हमें पता होगा हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। और टेक्नोलॉजी भी हमारी दो तरीके की हो सकती है, एक तो या तो हम लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ कर लें। ठीक है, एक तो हम लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ कर लें और दूसरा क्या है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ कर लें। ठीक है, एक हम लेबर इंटेंसिव यूज़ कर सकते हैं, दूसरा कैपिटल। अब इसका हमें सही कॉम्बिनेशन बनाना है, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। मतलब यहाँ पे ये है कि हम कितना लेबर इन्वॉल्व करें और कितना कैपिटल इन्वॉल्व करें। क्योंकि जब तक हम इनके बीच में एक रिलेशन नहीं मेंटेन करेंगे, इनके बीच में अगर एक सिस्टम नहीं मेंटेन करेंगे, तो यहाँ पे हम इनपुट और आउटपुट, ठीक है, उन दोनों का जब तक हम इनपुट का कॉम्बिनेशन नहीं बनाएंगे तब तक हमें आउटपुट नहीं मिल पाएगा। तो ये फंक्शनल रिलेशनशिप होता है किसके किसके बीच में, ये फंक्शनशिप रिलेशनशिप होता है लेबर और कैपिटल के बीच में। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे बात करें कि लेबर को हम क्या बोले गए, यहाँ पे क्या बोला गया है, लेबर को एल से डिफाइन किया गया है और कैपिटल को के से डिफाइन किया गया है। कैपिटल को के से क्यों डिफाइन किया गया है बेटा, क्योंकि सी जो है ऑलरेडी कंजम्पशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे क्या कर दिया, लेबर को एल, कैपिटल को के और क्यू को हम लोग ने आउटपुट मान लिया। ठीक है, अब इसके बाद देखो बेटा, यहाँ पे हम बात करते हैं कि फिक्स्ड फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स। हमारे फैक्टर्स भी दो तरीके के होते हैं, एक फिक्स्ड फैक्टर होता है और दूसरा वेरिएबल फैक्टर। तो अब हम ये जान लेते हैं कि फिक्स्ड फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स होते हैं। तो फिक्स्ड फैक्टर्स मतलब क्या हो गया, द फैक्टर्स हुज क्वांटिटी रिमेन्स फिक्स्ड विद द लेवल ऑफ आउटपुट। हम फिक्स्ड फैक्टर्स को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब हमारा क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल बेटा हम ये मान लेते हैं कि हमने एक शॉप ले ली। ठीक है, एक शॉप ले ली, अब उसमें हम एक दिन में 1,000 का गुड्स बेचें या एक दिन में हम 10,000 का गुड्स बेचें, तो क्या हमारा जो शॉप का रेंट है, जो शॉप की रेंट है, वो क्या बदलती रहेगी अगर हम 10,000 का गुड्स बेच रहे हैं और अगर हम 1,000 का बेच रहे हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। फिक्स्ड फैक्टर्स हमारे क्या होंगे, वो हमारे सेम होंगे। तो यहाँ पे इसी वजह से क्या कहा गया, द फैक्टर्स हुज क्वांटिटी रिमेन्स फिक्स्ड, जिसकी क्वांटिटी क्या होगी, वो फिक्स रहेगी विद द लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब जैसे जैसे हम आउटपुट को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे हमारा फिक्स्ड फैक्टर्स क्या होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, वो हमेशा हमारा फिक्स रहेगा। तो हमने जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिया कि 10,000 का गुड्स बेचें या हम 1,000 का गुड्स बेचें, दोनों का रेंट जो होगा वो सेम होगा, रेंट में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। और अगर हम इसके बाद बात करें कि वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स, तो वेरिएबल फैक्टर्स क्या हो गया, दोज इनपुट्स विच चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि रॉ मटेरियल्स, ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं रॉ मटेरियल्स। तो रॉ मटेरियल्स क्या है, अगर हमें मान के चलो कि 10 पैकेट्स बिस्कुट का अगर 10 पैकेट बिस्किट का अगर हमें ऑर्डर मिलता है तो हम 10 पैकेट के लिए रॉ मटेरियल्स परचेज करेंगे, और अगर हमें 100 पैकेट के लिए बिस्किट मिलता है तो हम 100 पैकेट के लिए रॉ मटेरियल्स अरेंज करेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, वेरिएबल फैक्टर हमेशा टाइम टू टाइम चेंज कर सकता है। यहाँ पे हम जैसे ही लेवल ऑफ आउटपुट को इंक्रीज करना चाहते हैं, हमें वेरिएबल फैक्टर्स को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। फिक्स्ड फैक्टर्स में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखें, जैसे मान के चलते हैं कि कैपिटल तो हमारा फिक्स होता है, मैंने आपको बताया कि फिक्स्ड फैक्टर्स जो कैपिटल है वो हमारा फिक्स है। तो यहाँ पे जैसे 10 से हमने कैपिटल स्टार्ट किया, 10, ये तो चेंज नहीं होगा क्योंकि ये हमारा कैपिटल वो हमारे क्या हो गए, वो हमारा क्या हो गया,
फिक्स्ड फैक्टर हो गया, ठीक है, वो हमारा क्या हो गया, फिक्स्ड फैक्टर हो गया। लेबर हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा क्या है, वेरिएबल फैक्टर है। अगर हमें एक लेबर की रिक्वायरमेंट होगी तो हम 1 यूज़ करेंगे, अगर 2 लेबर की रिक्वायरमेंट होगी तो हम 2 यूज़ करेंगे, अगर हमें 3 लेबर की रिक्वायरमेंट होगी तो हम 3 यूज़ करेंगे, अगर 4 लेबर की रिक्वायरमेंट होगी तो 4 यूज़ करेंगे, और 5 लेबर की रिक्वायरमेंट होगी तो 5 यूज़ करेंगे। अब इसमें आउटपुट क्या होगा, एक लेबर फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि 50 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, 2 लेबर मिलके 70 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, 3 लेबर मिलके 82 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, और 4 लेबर मिलके 92 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, और 5 लेबर मिलके 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या समझना है, वेरिएबल फैक्टर क्या होगा हमारा, फिक्स्ड फैक्टर्स क्या होगा, नो चेंज, वो चेंज नहीं हो सकता है। फिक्स्ड फैक्टर्स के लिए हम क्या यूज़ करेंगे कि फिक्स्ड फैक्टर्स हमारा चेंज नहीं हो सकता है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे शॉर्ट रन में ना, नो चेंज, और वेरिएबल फैक्टर्स क्या होगा, कैन बी चेंज्ड, ओके। तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अगर इसको समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि हियर यूनिट्स ऑफ कैपिटल यूज्ड रिमेन्स द सेम फॉर ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। जो कैपिटल है वो हमारा क्या हो गया, कैपिटल हमारा सेम रहेगा, चाहे हम प्रोडक्शन जितना भी करें, लेकिन हमारा कैपिटल क्या है, वो सेम है। हेंस इट इज़ फिक्स्ड फैक्टर्स, ये हमारा क्या हो गया, फिक्स्ड फैक्टर, क्योंकि हमने यहाँ पे चेंज नहीं किया, नो चेंज होने की वजह से ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फिक्स्ड फैक्टर था। लेकिन लेबर हमारा क्या है, यहाँ पे बेटा लेबर की स्पेलिंग गलत है, LABOUR होगा। अमाउंट ऑफ लेबर इंक्रीजेज एज आउटपुट इंक्रीजेज, जैसे जैसे हम आउटपुट को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे हमारा क्या होगा, हमारा लेबर भी इंक्रीज होगा। हेंस इट इज़ अ वेरिएबल फैक्टर, ये क्या होगा, वेरी कर सकता है। आप देखो जैसे कई बार क्या होता है, फेस्टिव सीजन में शॉपकीपर्स अपने स्टाफ के रिक्वायरमेंट्स को इंक्रीज कर देते हैं, वो लेबर को इंक्रीज कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दिवाली, ठीक है, दिवाली के समय में कपड़ों की खरीद बिक्री बहुत ज़्यादा होती है, तो जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ स्टाफ है वो इंक्रीज़ कर जाते हैं। लेकिन जैसे ही फेस्टिव सीज़न ख़त्म हो जाता है वो अपने स्टाफ्स को धीरे धीरे रिड्यूस कर देते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन एंड टाइम पीरियड। बेटा जैसे हमने अभी डिस्कस आपसे किया कि टाइम पीरियड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और यहाँ पे अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड हमारे 2 तरीके के हो सकते हैं, एक लॉन्ग रन और दूसरा हमारा क्या हो सकता है, शॉर्ट रन। टाइम पीरियड बेटा कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं, एक लॉन्ग रन और दूसरा शॉर्ट रन। तो इन प्रोडक्शन फंक्शन इज अ लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इफ ऑल द इनपुट्स आर वेरिड, और दूसरा क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन इज शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन इफ फ्यू वेरिएबल फैक्टर्स आर कंबाइंड विद फ्यू फिक्स्ड फैक्टर्स। अब देखो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होगे, सारे इनपुट्स को चेंज किया जा सकता है, जितने भी इनपुट हैं, अगर हम कैपिटल की भी बात करें तो कैपिटल को भी चेंज किया जा सकता है। लेकिन शॉर्ट रन पीरियड में हम खाली कुछ फैक्टर्स को, ठीक है, हम यहाँ पे सम फैक्टर्स को ही चेंज कर सकते हैं, सारे फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है ऑल फैक्टर्स को हम चेंज कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्या होगा, ओनली सम फैक्टर्स कैन बी चेंज। तो ये टाइम पीरियड के अनुसार दिया हुआ है, जैसे ये वेरी शॉर्ट पीरियड एंड ये आपके सिलेबस में नहीं है, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट पीरियड नहीं है, आपको पढ़ना है शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड। तो शॉर्ट पीरियड मीन्स शॉर्ट रन, आपकी बुक में ये दिया होगा टॉपिक शॉर्ट रन, और लॉन्ग पीरियड में क्या होगा, लॉन्ग रन कहा गया है। तो मार्केट पीरियड आपके सिलेबस में मैंने आपसे बताया कि ये नहीं, तो उसको आप काट दीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट जो है अब शॉर्ट रन पीरियड के बारे में हम डिस्कस करते हैं। शॉर्ट रन पीरियड इज दैट पीरियड वेयर सप्लाई या आउटपुट कैन बी अल्टर्ड, यहाँ पे सप्लाई और आउटपुट को चेंज किया जा सकता है, चेंज्ड बाय चेंजिंग ओनली वेरिएबल फैक्टर्स। यहाँ पे बेटा ये याद रखना है आपको कि खाली वेरिएबल फैक्टर्स, VARIABL वेरिएबल फैक्टर्स को खाली हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिक्स्ड फैक्टर्स चेंज नहीं हो सकता है। यहाँ पे क्या होगा, फिक्स्ड फैक्टर्स जो क्या होगा वो चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ आपके साथ, कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आपके घर में गेस्ट आ गए, ठीक है, आपके घर में 2 गेस्ट आ गए, तो क्या नंबर ऑफ रूम्स, वो आए हैं 5 दिन के लिए, तो आप ये मुझे बताओ कि क्या आप उन गेस्ट के लिए नंबर ऑफ रूम्स 2 दिन में 3 दिन में इंक्रीज़ कर दोगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है।
तो सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि शॉर्ट पीरियड में हम क्या, अगर उनके फूड आइटम्स की रिक्वायरमेंट है, उनको खाना खिलाना है, तो वो हमारा क्या है, वो शॉर्ट पीरियड में है। और ये वेरिएबल फैक्टर्स है, वेरिएबल फैक्टर्स, तो इन फैक्टर्स को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उनकी जो फूडिंग है, ठीक है, उनका जो खाना पीना है, वो आप लोग शॉर्ट पीरियड में चेंज कर सकते हैं। जहाँ आपके घर में 5 लोग का खाना बनता था, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे 7 लोग का खाना बनेगा, वहाँ पे 8 लोग का खाना बनेगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इन फैक्टर्स को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पे आप रूम को, नंबर ऑफ रूम को, जैसे आपके आपके 3 या 4 गेस्ट आ गए या 2 गेस्ट आ गए, तो आपको मान लो 1 रूम की रिक्वायरमेंट है, तो 1 रूम आप 3 दिन में, 4 दिन में इंक्रीज नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये शॉर्ट पीरियड का टाइम है, कम समय का टाइम है, तो आप इनको चेंज नहीं कर पाओगे। तो हम सिंपल ये कह सकते हैं कि फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स फिक्स्ड, सेम टू सेम। जब हम बिजनेस की भी बात करें तो बिजनेस में भी फिक्स्ड फैक्टर्स को कम ड्यूरेशन में, कम समय में चेंज करना पॉसिबल नहीं होता है बिजनेस के लिए। जब हम बात करते हैं लॉन्ग पीरियड की बात, तो लॉन्ग पीरियड में क्या है, इज दैट पीरियड वेयर ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर चेंज्ड टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन आउटपुट सप्लाई, नो फैक्टर्स इज फिक्स्ड। यहाँ पे कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो कि आपके पापा ने कहा कि गेस्ट को कि आप सर, आप लोग अगली बार अपने रिलेटिव्स को कहा कि आप लोग 3 लोग या 2 लोग अगली बार आएंगे, तो आपको एक रूम और बना के रखेंगे और आपको हम उसी में ठहराएंगे। तो 1 साल का समय मिला, यहाँ पे 1 ईयर का टाइम मिल गया, तो 1 ईयर में बिल्कुल सही बात है, एक रूम को और इंक्रीज किया जा सकता है। 1 साल में क्या, 1 मंथ में भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे टाइम पीरियड जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाने की वजह से हम क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल बिजनेस साइड से लेते हैं कि किसी को पापड़ मैन्युफैक्चर करना है, ठीक है, वो पापड़ मैन्युफैक्चर करता है, उसको ऑर्डर पर डे जो है वो 1 ट्रॉली का मिलता है, या हम सिंपल वर्ड्स में अगर कहें तो उसको 100 पैकेट्स का पर डे ऑर्डर मिलता है, ठीक है। हम उसको क्या कह रहे हैं, वो 100 पैकेट्स का उसको डेली ऑर्डर मिलता है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मान के चलो कि अगर उसको 10,000 पैकेट्स का ऑर्डर मिल जाए और उसका 1 डे में वो 100 पैकेट्स बना पाता है, एक दिन में वो 100 पैकेट बना पाता है, क्या वो 10,000 पैकेट को एक दिन में बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। लेकिन अगर हम उसका टाइम पीरियड इंक्रीज कर दें, अगर हम उसका टाइम इंक्रीज करने की वजह से क्या हो जाएगा कि वो जो प्रोडक्शन साइकिल को और फास्ट करके अपने ऑर्डर को क्लियर कर सकता है, अपने स्टॉक को कंज्यूमर को दे सकता है। तो लंबे समय में हम अपने सारे फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट पीरियड में क्या होगा कि हम खाली कुछ फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं। हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करना पॉसिबल होता है, लेकिन फिक्स्ड फैक्टर्स को चेंज करना पॉसिबल नहीं होता है। अगर हम इन दोनों में डिफरेंस निकालें कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में डिफरेंस क्या है, तो सबसे पहले क्या है, शॉर्ट रन में हम सिंपल वर्ड में कहें ओनली वेरिएबल फैक्टर्स आर चेंज। शॉर्ट रन में सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं, लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं। प्राइस डिटर्मिनेशन की अगर बात करें तो डिमांड क्या होती है, एक्टिव, और यहाँ पे बोथ डिमांड एंड सप्लाई प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। यहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे डिमांड एक्टिव होती है और यहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों एक्टिव होती है, क्योंकि हम यहाँ पे सप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ तो डिमांड तो मान लो आ ही गया, लेकिन क्या सप्लाई हमारे लिए पॉसिबल है, क्या हम सप्लाई कर पाएंगे उतने कम पीरियड में? तो हो सकता है कि हम सप्लाई ना कर पाएँ, लेकिन यहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों कर सकते हैं, ठीक है। जितना डिमांड हमारे पास आती है उतना सप्लाई कर सकते हैं, अगर हमारे पास लॉन्ग ड्यूरेशन रहे तो। क्लासिफिकेशन की बात करेंगे कि फैक्टर्स आर क्लासिफाइड एज फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर्स। हम शॉर्ट रन में क्या कर सकते हैं, हम फिक्स्ड फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर फिक्स्ड फैक्टर्स की भी बात करें तो फिक्स्ड फैक्टर्स भी हमारे क्या हो जाते हैं, लॉन्ग रन होने की वजह से ये भी वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर्स में क्या होगा, ही डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे फिक्स्ड फैक्टर्स किस में कन्वर्ट हो गए, वेरिएबल फैक्टर्स में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा, रिफर्स टू वॉल्यूम ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म और एन इंडस्ट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया कि जो भी गुड्स जो प्रोड्यूस करती है फर्म, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, वही हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। तो प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे 3 तरीके के हो सकते हैं। एक तो हमारा होगा टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया,
टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय फर्म, जो भी क्वांटिटी एक फर्म प्रोड्यूस करती है, ठीक है, जितना भी प्रोडक्शन वो करती है वो उसका क्या हो जाएगा, टोटल प्रोडक्ट हो जाएगा। और कितने टाइम पीरियड में, यहाँ पे ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, कितने टाइम पीरियड में प्रोडक्शन करती है, ठीक है, विद गिवन नंबर ऑफ इनपुट्स। तो उसमें इनपुट तो उसका इन्वॉल्व हो गई, तो टोटल प्रोडक्ट हम सिंपल क्या कह सकते हैं कि जो टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन है इनटू क्या हो जाएगा, जितना प्रोडक्ट हमने इन्वॉल्व किया है। नेक्स्ट क्या है, एवरेज प्रोडक्ट। तो एवरेज प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, एवरेज प्रोडक्ट हो गया ये टीपी का मतलब क्या हो गया, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। आप इसको टीपी भी यूज़ कर सकते हो, टीपी अपॉन यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, कितना फैक्टर हमने इन्वॉल्व किया है, ये हमारा एवरेज प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, आपको फॉर्मूला बेटा अभी नीचे मिलेगा। एवरेज प्रोडक्ट को हम एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, और टोटल प्रोडक्ट तो हमने बता दिया आपको। इसके बाद आता है मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल का मतलब होता है रिफर्स टू एडिशन ऑफ द टोटल प्रोडक्ट, कि हमने क्या प्रोडक्शन किया और उसमें अगर हमने वर्कर्स या कैपिटल या कुछ भी हमने इन्वॉल्व किया है तो उसमें क्या एडिशन करने के बाद कितना एडिशनल वैल्यू हमें रिसीव हुआ। लेकिन हम जब मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करेंगे तो हम यहाँ पे कौन से फैक्टर्स को इन्वॉल्व करेंगे, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को। कौन से फैक्टर्स को इन्वॉल्व करेंगे, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को। ठीक है, खाली वेरिएबल फैक्टर्स ही चेंज हो सकते हैं। तो कितना वेरिएबल फैक्टर इन्वॉल्व करें, कितना वेरिएबल फैक्टर्स को ऐड करें, और उसके बदले में हमें कितना टोटल प्रोडक्ट एडिशन हुआ। जैसे हम वर्कर्स को अगर ऐड करते हैं तो हमारा टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ना चाहिए। तो मार्जिनल प्रोडक्ट हमें यही बताता है। मार्जिनल प्रोडक्ट निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, TPN-1। ठीक है, TPN-1। तो TPN मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि हमने 5 लेबर जो रखा था वो 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा था। ठीक है, हम इसको यहाँ पे लेबर रख लेते हैं और यहाँ पे आउटपुट कर लेते हैं ना, या क्वांटिटी लिख देते हैं। तो हम 5 लेबर में कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे थे, 10। लेकिन जब हमने 10 लेबर किया तो हमारे पास 22 आउटपुट निकल गया। तो इसका मतलब अगर हम ये निकालेंगे तो मार्जिन कितने की इंक्रीज हुई, तो TPN और N-1, N मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा TPN, और ये वाली वैल्यू तो हमारी क्या हो जाएगी, TPN, और जो 10 है वो हमारा क्या हो जाएगा, TPN-1। तो अगर हमें MP निकालना है तो MP के लिए हम क्या करेंगे, हम TPN-1 करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 22 - 10। इसका मतलब क्या हो गया कि 5 लेबर को ऐड करने में, यहाँ पे कितने लेबर ऐड हुए, यहाँ पे 5 लेबर का एडिशन हुआ। तो 5 लेबर को ऐड करने में हमारा जो प्रोडक्ट है वो कितना बढ़ गया, वो हमारा 12 बढ़ गया। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारा MP है। MP इज इक्वल टू डेल्टा TP अपॉन डेल्टा N। यहाँ पे मतलब क्या हो गया कि दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे ये हो सकता है कि हमने टोटल प्रोडक्ट का कितना एडिशन किया है। तो यहाँ पे देखो टोटल प्रोडक्ट का एडिशन कितना दिख रहा है, हमें 12 का दिख रहा है। और कितने लोग मिलके किए हैं, तो यहाँ पे 5 लोग एक्स्ट्रा मिलके किए हैं। ठीक है, एडिशन जो है 5 लोग का मिला। तो पर यूनिट कितने लोग का एडिशन हुआ, तो हमें यहाँ पे ये देखना होगा कि कितने लोग का एडिशन हुआ है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर्स। ठीक है बेटा, इसका दोनों नाम सेम ही है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी आप कह सकते हो, या रिटर्न्स टू अ वेरिएबल फैक्टर भी कह सकते हो। तो ये स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बताता है, ये शॉर्ट पीरियड में कहता है, शॉर्ट पीरियड में ही इसको यूज़ करते हैं कि व्हेन ओनली वन वेरिएबल फैक्टर्स इज इंक्रीज। खाली बस हम क्या करेंगे, अगर सिर्फ एक वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज करेंगे और बाकी के जो अदर फैक्टर्स उसको कांस्टेंट रखेंगे। जैसे एक फैक्टर को इंक्रीज करते जा रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मान के चलो कि जो हमारा लेबर है वो फिक्स है, लेकिन इनपुट हम जो चेंज कर रहे हैं, जैसे कि मैंने इससे पहले आपको एक एग्जांपल में बताया था कि यहाँ पे कैपिटल हमारा फिक्स था और लेबर इंक्रीज कर रहा था। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हम अगर एक फैक्टर को इंक्रीज कर रहे हैं, और बाकी फैक्टर्स को हम फिक्स रखे हुए हैं, वो कांस्टेंट है हमारा, तो TP जो है वो हमारा क्या होगा, इनिशियली इंक्रीज करेगा। टोटल प्रोडक्ट हमारा शुरुआत में क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा, और उसका जो रेट होगा वो क्या होगा, इंक्रीजिंग रेट होगा। उसके बाद क्या होगा, वो तब भी इंक्रीज करेगा, लेकिन उसका जो रेट होगा वो क्या होगा, डिक्रीजिंग रेट हो जाएगा। और फाइनली TP क्या हो जाएगा,
गिरना चालू हो जाएगा। तो सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का मतलब क्या हो गया कि जैसे टोटल प्रोडक्ट क्या है, शुरुआत में ये इंक्रीज़ करेगा और उसका जो रेट रहेगा वो इंक्रीजिंग रेट रहेगा, फिर उसके बाद जो इंक्रीज़ करेगा वो उसका डिक्रीजिंग रेट रहेगा, और फिर एक समय आके ये इस पॉइंट पे मैक्सिमम हो जाएगा, और उसके बाद वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ करना चालू हो जाएगा। ठीक है। और अगर हम एमपी की बात करें, एमपी की अगर हम बात करें तो एमपी इनिशियल इंक्रीजेज देन फॉल्स बट रिमेन्स पॉजिटिव देन थर्ड फेज बिकम्स निगेटिव। ये चीज़ बेटा हम लोग जो है अभी डायग्राम के साथ समझेंगे। ठीक है। अब जैसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को यहाँ पे बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। आप यहाँ पे देखो, जब से ज़मीन यूज़ किया गया है, लैंड इन एकर्स, ज़मीन तो फिक्स है क्योंकि ये फैक्टर हमारा फिक्स रहेगा, इन फैक्टर्स को तो हम चेंज नहीं कर सकते, ज़मीन हमारे क्या है वो फिक्स रहेंगे, क्योंकि हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में आपको बताया कि आपको एक फैक्टर्स को फिक्स रखना होगा, दूसरे फैक्टर्स को आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, और फिक्स्ड फैक्टर्स तो हमारा सेम रहेगा, फिक्स्ड फैक्टर्स को हम चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद हम बात करते हैं वेरिएबल फैक्टर्स की बात। तो वेरिएबल फैक्टर्स में कौन होगा, लेबर को तो हम चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि हमने लेबर एक भी एम्प्लॉय नहीं किया था, तो हमारा प्रोडक्शन भी नहीं होगा। सिंपल सी बात है, जब हम प्रोडक्ट रखेंगे नहीं, जब हम लेबर रखेंगे नहीं तो प्रोडक्शन क्या करवाएंगे। ठीक है। फिर जैसे ही हमने एक लेबर को ऐड किया तो हमारा टोटल प्रोडक्ट क्या हो गया, वो हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो गया और हमें 5 यूनिट मिला। ठीक। जैसे ही हमने 2 लेबर को ऐड किया तो वहाँ पे क्या हो गया, हमारा 15 यूनिट्स प्रोडक्शन हो गया। जैसे हमने 3 लेबर को ऐड किया तो 30 हो गया। जैसे हमने 4 लेबर को ऐड किया तो 40 हो गया। 5 लेबर को ऐड किया 45 हो गया। 6 लेबर को ऐड किया 45 हो गया। 7 लेबर को ऐड किया 40 हो गया। तो बेटा आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये 0 से लेके 30 तक तो आपको इंक्रीज दिख रहा है, और उसके बाद 30 से जो रिटर्न दिख रहा है वो उतना ज़्यादा नहीं है, और इसके बाद तो 40 और 45 ये दोनों की अगर हम स्थिति देखें तो यहाँ पे रिटर्न्स बढ़ तो रहे हैं, इंक्रीज तो कर रहा है, लेकिन उतनी तेज़ी से इंक्रीज नहीं कर रहा है। और 45 में तो आपको देखो कुछ भी चेंज नहीं दिखा, नो चेंज है यहाँ पे, और 40 में तो बल्कि डिक्रीज ही हो गया, घट ही गया। तो ये चीज़ हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये हमें कैसे पता लगेगा कि हम अगर लेबर को ऐड करते जा रहे हैं तो क्या हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है कि घट रहा है, हमें फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। तो ये चीज़ हम एमपी से निकाल सकते हैं। और एमपी के लिए मैंने बताया था बेटा टीपी एन और टीपी एन माइनस वन, टीपी एन और टीपी एन माइनस वन। तो यहाँ पे आप देखो 5 माइनस 0 हमारे पास क्या हो जाएगा 5, और इसके पहले जो 0 के पहले 0 था तो ये हमारा ब्लैंक हो जाएगा, डैश हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो ये हमारा क्या होगा 15 माइनस 5, तो 15 माइनस 5 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 10 आ जाएगा। उसके बाद एक मिनट बेटा थोड़ा सा, हाँ तो हम लोग बात कर रहे थे 15 माइनस 5 ये हमारा हो गया 10, और इधर 5 माइनस 0 ये हमारा हो गया 5, और इधर 30 माइनस 15, 30 माइनस 15 ये हमारा हो गया 15। उसके बाद 30 माइनस 40 ये हमारा हो गया 10, फिर 45 माइनस 40 ये हमारा हो गया 5, उसके बाद 45 माइनस 45 ये हमारा हो गया 0, और 45 माइनस ये 40 माइनस 45 हमारा यहाँ पे निगेटिव रिटर्न्स दिखा। तो आप शुरुआत में देख पा रहे हो कि शुरुआत में क्या हो गया, जैसे जैसे हमने लेबर को ऐड किया हमें रिटर्न्स भी क्या हो गए, ज़्यादा मिले। ठीक है। जैसे जैसे हमने लेबर को ऐड किया, क्योंकि शुरुआत में लेबर को ऐड करने का पर्पस ही यही था कि जैसे जैसे हम लेबर को ऐड किए वहाँ पे हमारे रिटर्न्स क्या थे, वो अधिक हो रहे थे। ठीक है। उसके बाद क्या हो गया कि जैसे जैसे हमने लेबर को और ऐड किया तो हमें जो रिटर्न्स हैं वो उतने ज़्यादा नहीं दिखाई दिए, हमको रिटर्न्स और ज़्यादा नहीं दिखाई दिए। तो हमें रिटर्न्स बढ़ तो रहा था, इंक्रीज तो कर रहा था, टीपी तो कभी भी हमारा घटेगा नहीं और कभी भी टीपी हमारा 0 नहीं होगा। तो टीपी बढ़ तो रहा था, लेकिन उसके जो रिटर्न्स थे वो क्या हो रहे थे, वो डिमिनिशिंग रिटर्न्स थे। ठीक है। इस वजह से यहाँ पे मैंने मेंशन किया है आपको डिमिनिशिंग रिटर्न्स में पहला वाला तो हमें क्या दिखाई देगा, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। ठीक है। और दूसरा क्या दिखाई देगा, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। और
तीसरा क्या हो जाएगा, निगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। यहाँ पे निगेटिव रिटर्न्स, क्योंकि देखो -5 आ गया, यहाँ पे भी हमें क्या दिख रहा है, डिमिनिशिंग मतलब 0 हो गया, हमें कोई इंक्रीज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं, हम लेबर को बढ़ा भी रहे हैं लेकिन हमारा प्रोडक्शन। अब आप बताओ एज अ प्रोड्यूसर, आप सोचो कि आप 5 लेबर मिला के 45 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हो और 6 लेबर मिला के 45 प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आप एक लेबर की यहाँ पे सैलरी, यहाँ पे एक लेबर की वेजेस जो है आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, क्या नीड है आपको देने की। ठीक है, उससे बेटर तो हमारे लिए प्रोडक्शन साइकिल, तो अगर हम 5 लेबर रखें तो हमारा 45 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहा है, वो हमारे लिए बेटर है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे 3 स्टेजेस होते हैं, आप 3 स्टेजेस को बहुत अच्छे से समझिएगा, ये एग्ज़ाम में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, में आप इसको नोट करिएगा, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। आप देखो, आप यहाँ पे ये टीपीपी को आप इसको आप टीपी ही मानो, टीपीपी मतलब फिज़िकल प्रोडक्ट को हमने यूज़ किया हुआ है, आप इसको टीपी ही मानो। ये टीपी हो गया और ये हो गया एमपी। ठीक है, ये हमारा हो गया एमपी। तो हम सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि देखो, यहाँ से शुरुआत से ये जो हमें फर्स्ट स्टेज दिख रहा है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाली जो हमें स्टेज दिख रही है, ये स्टेज हमारी क्या हो गई, स्टेज 1, ये हो गया स्टेज 1। उसके बाद हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा स्टेज 2 और ये हमारा हो जाएगा स्टेज 3। ठीक है, तो स्टेज 1 में हमें क्या दिखा कि जैसे जैसे यहाँ से टीपी इंक्रीज, पहले तो 0 हो गया क्योंकि जब हम लेबर ही ऐड नहीं किए थे हमारा क्या हो गया, प्रोडक्शन 0 था। जैसे जैसे हमने लेबर को ऐड किए हमारा प्रोडक्शन जो है वो बढ़ता गया, टोटल प्रोडक्ट बढ़ता गया, इस पॉइंट तक हमारा प्रोडक्ट बढ़ता गया। ठीक, फिर उसके बाद एक समय आया कि हमारा जो टीपी है वो इंक्रीज तो कर रहा था लेकिन बस उसका जो रेट था वो क्या था, वो डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रहा था। उसके बाद यहाँ पे आ गया मैक्सिमम और उसके बाद ये हो गया हमारा, हमें डिमिनिशिंग रिटर्न्स दे रहा था, हमें नुकसान हो रहा था, नेगेटिव वाले रिटर्न्स दे रहा था, नेगेटिव रिटर्न्स में हमारा ये डायग्राम बनेगा। ठीक है, जब हम एमपी की बात करेंगे तो जैसे जैसे टीपी इंक्रीज करेगा एमपी भी हमारा क्या होगा, एमपी भी हमारा इंक्रीज करेगा। ठीक है, जब तक टीपी इंक्रीजिंग रेट से, अब इनको यहाँ पे हमें ये लिखना होगा, जब तक टीपी हमारा इंक्रीजिंग रेट से टीपी इंक्रीज करेगा एमपी भी हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट भी क्या होगा। तो जब हमारा टीपी इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रहा है तो एमपी हमारा क्या हो रहा है, हमारा एमपी इंक्रीज कर रहा है। जब टीपी सेकंड स्टेज में, जब टीपी हमारा डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज कर रहा है, जब टीपी हमारा डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज कर रहा है, एमपी क्या हो रहा है, एमपी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, एमपी हमारा गिरना चालू हो गया। ठीक है, जब टीपी हमारा इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन उसका जो रेट हो गया वो डिमिनिशिंग रेट हो गया, जिसकी वजह से जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है वो क्या हो गया, वो हमारा गिरना चालू हो गया, वो हमारा रिड्यूस होना चालू हो गया। ठीक है, ये हमारा गिरना चालू हो गया। उसके बाद जब टीपी मैक्सिमम था, यहाँ पे देखो बेटा टीपी मैक्सिमम है। ठीक है, टीपी हमारा मैक्सिमम है, तो जब टीपी मैक्सिमम होगा वहाँ पे एमपी क्या होगा, एमपी 0 होगा। ठीक है, एमपी 0, आपने पीछे यहाँ पे भी देखा था कि जब टीपी हमारा मैक्सिमम था, ये देखो जब टीपी हमारा क्या था 45 था तो एमपी क्या था, एमपी हो गया था 0। तो टीपी मैक्सिमम होने पे एमपी हमारा क्या हो गया 0, और जैसे ही हमारा टीपी रिड्यूस किया, यहाँ पे देखो 45 से 40 हो गया, जैसे ही टीपी हमारा रिड्यूस किया हमारा एमपी नेगेटिव हो गया। तो देखो टीपी गिरना चालू हुआ, यहाँ पे टीपी जो है वो रिड्यूस होना चालू हो गया, इधर से देखो इस पॉइंट से जो थर्ड स्टेज है यहाँ से टीपी गिरना चालू हुआ, तो जैसे ही टीपी गिरना चालू हुआ एमपी जो है वो हमारा निगेटिव हो गया। ये हम सिंपली कह सकते हैं कि यहाँ पे एमपी निगेटिव था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है, ये एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने आपको बताया टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, उस समय वो इंक्रीज़ कर रहा है इंक्रीजिंग रेट से। एमपी भी क्या है, ये स्टेज 1 का केस है, जब तक टीपी इंक्रीज़ कर रहा है इंक्रीजिंग रेट से एमपी भी इंक्रीज़ कर रहा है। जब टीपी स्टेज 2 में डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर है, ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर है। डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर में क्या है, टीपी इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। मैंने अभी आपको बताया कि जब टीपी इंक्रीज कर रहा था तो उसका जो रेट हो गया था यहाँ पे, ये जो पोजीशन था ये क्या था,
इंक्रीज तो कर रहा है, लेकिन इसका जो रेट है वो डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रहा है। तो जब टीपी इंक्रीज कर रहा है डिक्रीजिंग रेट से, एमपी क्या हो रहा है, एमपी फॉल कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, एमपी सीधे सीधे रिड्यूस होना चालू हो गया, यही इसका पीक पॉइंट था, और इसके बाद से ये गिरना चालू हो गया यहाँ से, तो एमपी गिरना चालू हो गया, ठीक है। और दिस फेज एंड्स विद एमपी ज़ीरो। जब ये फेज कहाँ तक जाएगा, जब एमपी ज़ीरो हो जाएगा तो टीपी हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जब एमपी हमारा ज़ीरो था तब टोटल प्रोडक्ट हमारा क्या था, यहाँ पे एमपी ज़ीरो था, इस जगह पे इस पॉइंट पे एमपी ज़ीरो था, टीपी हमारा मैक्सिमम था, ठीक है। आप देखो यहाँ पे एमपी हमारा, यहाँ पे हमारा एमपी क्या है, मैक्सिमम है, ये इसका इसका हाईएस्ट हाइट है, एमपी हमारा क्या हो गया, ये हमारा एमपी मैक्सिमम हो गया। तो उस केस में हमारा टीपी हमारा मैक्सिमम हो गया, तो एमपी हमारा क्या हो गया, एमपी हमारा ज़ीरो हो गया, ठीक है। टीपी हमारा मैक्सिमम है, एमपी हमारा ज़ीरो हो गया, ठीक है। और थर्ड पेज क्या हो गया, थर्ड फेज में निगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। निगेटिव रिटर्न्स में क्या है, जैसे ही टीपी गिरना चालू हुआ, यहाँ से टीपी गिरना चालू हो गया और एमपी क्या हो गया, एमपी हमारा निगेटिव हो गया, ठीक है। तो हम सिंपल कह सकते हैं कि व्हेन टीपी डिक्रीजेस, जब टीपी गिरना चालू हुआ तो एमपी क्या हो गया, एमपी निगेटिव हो गया। अब वेरी फास्ट मोड में हम लोग समझ लेते हैं कि ये ऐसा हुआ क्यों, जब बढ़ा तो क्यों बढ़ा, गिरा तो क्यों गिरा, नेगेटिव हुआ तो क्यों हुआ, उसके कुछ रीजंस हैं। हम सिंपल मेथड में हम ये कह सकते हैं कि बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स। शुरुआत में हमने ऐसा कॉम्बिनेशन रखा था कि हमारे फिक्स्ड फैक्टर्स के साथ वेरिएबल फैक्टर्स का ऐसा एडजस्टमेंट हुआ था कि जो कि हमें रिटर्न्स ज़्यादा मिल रहे थे, इंक्रीज होके मिल रहे थे। एफिशिएंसी भी ज़्यादा थी वेरिएबल फैक्टर्स के साथ, उसकी फिक्सिटी भी ज़्यादा थी, वो फैक्टर्स उसके साथ अच्छे से कॉम्बिनेशन बनाए हुए थे, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ द फैक्टर्स, अच्छे से कॉम्बिनेशन बनाए थे। और कॉम्बिनेशन बेटर होने की वजह से जो प्रोडक्शन था, जो कॉम्बिनेशन बेटर होने की वजह से जो प्रोडक्शन था वो भी हमारा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब ये गिरना, अब यहाँ पे पूछा गया कि गिर क्यों रहा था, गिरना क्यों चालू हो गया, डिसेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, क्योंकि हमने फैक्टर्स का सही एडजस्टमेंट नहीं किया, ठीक है। सही एडजस्टमेंट नहीं हो जाने की वजह से जो हमारे फैक्टर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, सही कॉम्बिनेशन नहीं बना पाएंगे। हम किसी जगह पे ज़्यादा वर्कर्स को ऐड करते जाएं लेकिन उसका सही एडजस्टमेंट ना करें तो फिर वो इंक्रीज तो करेगा लेकिन उसका जो रिटर्न्स है वो धीरे धीरे डिक्रीज करना चालू हो जाएगा। और उसका प्रॉपर सब्स्टिट्यूट भी नहीं था, सब्स्टिट्यूट प्रॉपर होता तो हमारे रिटर्न्स बढ़ते, ठीक है। और इसके बाद जो तीसरा स्टेज था निगेटिव रिटर्न्स के क्या रीज़न थे, तो लिमिटेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स। फिक्स्ड फैक्टर्स तो हम इंक्रीज नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज कर रहे थे। अब एक रूम को आपको मान लो पेंट करना है, उस रूम को आप पेंट कर रहे हो तो मान लो आपने एक वर्कर लगाया और आपने 5 दिन में उस रूम को कंप्लीट कराया, आपने 2 वर्कर लगाया तो आपने उस काम को 3 दिन में या 2 दिन में कंप्लीट कर लिया। लेकिन आप ये बताओ कि 5 वर्कर को अगर एक ही रूम में आप पेंट करने के लिए दे दोगे तो क्या काम हो पाएगा, क्या आप एक ही दिन में उस रूम को पेंट करवा पाओगे, या हो सकता है कि आपको नुकसान भी हो जाए। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि फिक्स्ड फैक्टर्स को हम इंक्रीज़ नहीं कर सकते थे, क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर्स को बढ़ाया नहीं जा सकता है, फिक्स्ड फैक्टर्स को इंक्रीज़ नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से क्या हो गया, सही कॉम्बिनेशन नहीं बना और निगेटिव रिटर्न्स दिख रहा था। वेरिएबल फैक्टर्स का और फिक्स्ड फैक्टर्स का कोऑर्डिनेशन सही से बैठा नहीं, क्योंकि जितने जितने लेबर्स को मैंने ऐड किया था उतने फिक्स्ड फैक्टर्स को भी ऐड करना चाहिए था। जब फिक्स्ड फैक्टर्स को नहीं हम इंक्रीज़ करेंगे तो फिर लेबर को इंक्रीज़ करने का फ़ायदा क्या है, इसी वजह से नेगेटिव रिटर्न्स दिखा रहा था। उसका नेक्स्ट क्या है, डिक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। जो एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, एफिशिएंसी भी घट जाएगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल बताया कि आपने ज़्यादा वर्कर्स को वहाँ पे एक रूम में लगा दिया काम करने के लिए। अब आप बताओ कि एक वर्कर कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई दीवार के छत पे पेंट कर रहा है तो कोई वॉल पे पेंट कर रहा है, तो एक वर्कर दूसरे वर्कर को डिस्टर्ब करेगा तो उनकी एफिशिएंसी रिड्यूस होगी, और आपके पास उतने बकेट्स भी नहीं होंगे, आपके पास उतना रिसोर्सेज भी नहीं होगा कि आप सब वर्कर को उतने ब्रशेस पकड़ा सको या अलग अलग टूल्स पकड़ा सको कि वो आपका काम तेज़ी से कर सकें, ठीक है। तो ये रीजंस हैं जो नेगेटिव रिटर्न्स हमें देता है बिजनेस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी। रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी, तो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि एज एमपी इंक्रीजेज टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। मैं यहाँ पे आपको फिर से एक बार डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। जैसे कि
अब देखो ये जो डायग्राम ये ऐसे बना, ठीक है, और यहाँ से ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ये पॉइंट हो गया एक, इसका ये पॉइंट हो गया, ठीक है। ये शुरुआत में तो इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो जब तक एमपी इंक्रीज़ कर रहा था, टीपी जो इंक्रीज़ कर रहा था, यहाँ तक टीपी इंक्रीज़ कर रहा था, उसका जो रेट था वो क्या था, इंक्रीजिंग रेट था, इंक्रीजिंग रेट था, ठीक है। जैसे ही एमपी डिक्रीज़ होना चालू हुआ, यहाँ से एमपी डिक्रीज़ होना चालू हो गया, इस जगह से एमपी डिक्रीज़ होना चालू हो गया, तो इसका भी जो फ्लो है वो क्या हो गया, वो इस पॉइंट से रिड्यूस हो गया, गिरना चालू हो गया। टीपी इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट व्हेन एमपीपी जीरो, जब मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा जीरो हो गया, यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा जीरो हो गया था, तो टीपी उस समय हमारा क्या था, यहाँ पे टीपी मैक्सिमम था, ठीक है। और जब एमपी निगेटिव हो गया, यहाँ पे जो एमपी है इसको हम एमपी लिख देते हैं, और ये हमारा टीपी था, ठीक है। जैसे ही एमपी हमारा ये यहाँ से क्या दिखा रहा है, निगेटिव दिखा रहा है, जैसे ही एमपी हमारा निगेटिव हो गया, टीपी जो है वो रिड्यूस करना, यहाँ से देखो बेटा रिड्यूस करना चालू हो गया। तो जैसे ही एमपी निगेटिव हो गया, टीपी भी रिड्यूस करेगा। तो आई होप सो कि आज आपको टॉपिक समझ में आया, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो भी अपना फीडबैक हो इस कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मेंशन करें। मैं आगे से अपनी वीडियो को और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।